नमस्कार दोस्तों। 4 दिन बाद है एग्ज़ाम, 4 दिन 5 दिन उतना ही है। 4 जून को एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि बिहार जुडिशरी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट जजमेंट रहने ही रहने हैं। तो उन पे एक लिस्ट बनाया जाए, ठीक है। तो ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, है ना। सो वेलकम ऑल टू आवर चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी। मेरा नाम है अमित आनंद और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो लैंडमार्क जजमेंट जो सारे एग्जाम में आएंगे। बिहार जुडिशरी में तो आने वाला है ही, मगर और बाकी सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यू डो नॉट हैव टू लाइक होता है ना कि बस पढ़ लिया, पढ़ना नहीं, इसे याद कर लेना, इसे अपनी जहन में डाल लेना, इसे अपनी मेमोरी में डाल लेना, इसे अपनी याददाश्त में रख लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं। लैंडमार्क जजमेंट होते क्या है, पहले ये बताओ, क्या लगता है लैंडमार्क जजमेंट होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडमार्क जजमेंट? एक ऐसा जजमेंट जिससे हम प्रीसीडेंट की तरह यूज करें। PRECEDENT, प्रेसिडेंट नहीं, प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट की तरह याद करें। आज भी केशवानंद भारती केस को 24 अप्रैल 1973 को आज 50 साल हो जाते हैं। मतलब इस साल 2023 में 50 साल हो गए। आज भी हर एक लॉ स्टूडेंट को केशवानंद भारती केस पढ़ाया जाता है। वैसे ही वो लैंडमार्क जजमेंट जो आगे फ्यूचर में भी यूज हो पाए, उससे यूटिलाइज कर पाए, उससे हम नए नए थ्योरी लेके आ पाए और जस्टिस के ऊपर काम कर पाए, वैसे जजमेंट्स को कहेंगे आप लैंडमार्क जजमेंट। तो 2023 में भी कुछ लैंडमार्क जजमेंट होंगे। जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि कैसे जजमेंट है, क्या जजमेंट है। सबसे पहले आ जाते हैं रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। तो ये केस है बुद्धादेव कर्मस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का, जहां पे 3 जजेस की बेंच बैठी थी और यहाँ पे कहा गया कि भले ही प्रोफेशन एज अ सेक्स वर्कर है, बट स्टिल इट मस्ट बी डिग्निफाइड अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन, इसे प्रोफेशन का दर्जा दिया गया है। एंड दैट कंसेंटिंग प्रैक्टिशनर ऑफ सेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंसेंट, कंसेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जो कंसेंटिंग प्रैक्टिशनर है उन्हें भी डिग्निटी और इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उन्हें भी आधार कार्ड मिलना चाहिए और सेक्शन 142 को यूज करते हुए, अपने इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए डायरेक्शंस लाए गए ताकि उनकी ख्याल रखा जा पाए और उनकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। अगर कोई रेड होता है किसी ब्रॉथल में कोई रेड होता है, तो द सेक्स वर्कर कंसर्न शुड नॉट बी अरेस्टेड। उन्हें आप अरेस्ट नहीं करोगे, ना ही पीनलाइज करोगे, ना ही हरास करोगे, ना ही विक्टिमाइज करोगे। पुलिस को सारे वर्कर्स को डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ ट्रीट करना चाहिए। उन्हें गालियां नहीं देनी चाहिए, अब्यूज नहीं कर सकते हो, वायलेंस नहीं कर सकते हो, हाथ नहीं उठा सकते हो, जो कि बहुत ही गलत है। ये सारी चीजें बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएगी। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया शुड इश्यू अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी की आइडेंटिटी को प्रेस रिवील ना कर दे, दुनिया के सामने दिखा ना दे। अरेस्ट के दौरान, रेड के दौरान, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोई भी आइडेंटिटी, चेहरा, नाम, पता, कुछ भी उस लड़की, उस सेक्स वर्कर, उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो लेडीज हैं उनकी डिग्निटी पे हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। कोई भी आइडेंटिटी रिलीज करना बिल्कुल भी गलत होगा। मेजर्स दैट सेक्स वर्कर एम्प्लॉय फॉर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी, उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए जो भी प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं वो भी लेने चाहिए। ये केस था बुद्धादेव कर्मस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का। आगे, अपहोल्डिंग वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे फॉर्मर चीफ जस्टिस यू ललित, दिनेश महास्वरी जस्टिस, रविंद्र भट्ट जस्टिस, बेला एम त्रिवेदी जस्टिस एंड JP पर्दीवाल जस्टिस ने कहा कि रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड बट अ मीन्स टू सिक्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो रिजर्वेशन की प्रो बातें की जा रही है, उसके प्रोएक्टिव रोल के बारे में बात किया जा रहा है, उसके प्रोडक्टिव रोल के बारे में बात किया जा रहा है इस केस में। इन दिस केस द 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS की बात की जा रही है, उनको हमने जस्टिफाई किया और कहा कि ये जो रिजर्वेशन है ये अल्ट्रा वायरस नहीं है, ये फेवर में है और इसे हम सपोर्ट करते हैं आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में।
The amendment was challenged on the grounds that reservation cannot be based solely on the basis of economic criteria. Exactly. The point is, यहाँ पे चैलेंज किया गया कि किसी के इकोनॉमिक कंडीशन पे हम रिजर्वेशन दे सकते हैं क्या? द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंदिरा सोहनी केस, इंदिरा सोहनी केस का रिलेशन इस केस से है, सीधा याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा. एंड द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन एक्सीड्स द 50% सीलिंग लिमिट ऑन रिजर्वेशन एस्टैब्लिश्ड बाय इंदिरा सोहनी केस. 50% सर्टेन, 50% 50% का रिजर्वेशन का सीलिंग लिमिट मतलब कैप लगाया गया था यहाँ पे, किसमें? इंदिरा सोहनी केस में. इसीलिए यहाँ पे रेफर भी किया गया है. तो आप ये याद रखिएगा कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इंदिरा सोहनी केस को भी रेफर किया गया था, जो कि 1992 का है. कीपिंग सेडिशन लॉ ऑन होल्ड. सेडिशन लॉ कहते हैं ना कि अंग्रेज चले गए और अब यहाँ पे सॉरी छोड़ गए, थैंक यू छोड़ गए, वैसे ही अंग्रेज चले गए और सेडिशन लॉ छोड़ के गए थे. अंग्रेज़ों में मतलब ब्रिटिश में सेडिशन लॉ हट गया, मगर हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या कहा गया? फॉर्मर चीफ जस्टिस NV रमना और जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस हीमा कोहली, ऑनरेबल जस्टिसेस ने कहा है कि सेक्शन 124A ऑफ IPC ये करेंट सोशल क्राइटेरिया के साथ नहीं लाइन में है और कॉलोनियल रेजिम को फॉलो करता है, इसे होल्ड पे डाल देना चाहिए. सेक्शन 124A IPC डिफाइन करता है पनिशमेंट फॉर सेडिशन, देशद्रोह, है ना. The said provision was challenged that it curtails the freedom of speech. freedom of speech को रोक रहा है, एक्सप्रेशन को रोक रहा है. और जहां से हमने ये लिया है लॉ, उन्होंने रिपील कर दिया. हम क्यों फॉलो कर रहे हैं यार, हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? ये बात कही गई. The court sent notice of the same to the government, on which the government replied that it has been decided to re-examine. हम गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसके बारे में सोचेंगे और आपको बताएंगे. ये बात थी SG वोम्बातकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय. 2 फिंगर टेस्ट इसे बोला गया है, जहां पे जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड हीमा कोहली ने इस पे बहुत ही अच्छा जजमेंट, बहुत ही साउंड जजमेंट दिया है. मतलब अगर आप ये जजमेंट पढ़ोगे, यू विल फील कि जस्टिस जो है, जो न्याय है, जो कोर्ट है, बहुत ही सही हाथों में है. अच्छा लगता है जब अच्छे जजमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं. सारे जजमेंट्स अच्छे होते हैं, वो कुछ बोले तो बेहतरीन होते हैं. उनमें से एक ये है जहाँ पे कहा गया कि जो 2 फिंगर टेस्ट है, ये रेप विक्टिम के साथ एक बहुत ही क्रूसीफाइंग, एक बहुत ही हॉन्टिंग एक्सपीरियंस देता है. और विक्टिम के साथ ये जो एक्सपीरियंस है, जो 2 फिंगर टेस्ट लिया जाता है, दैट इज टोटली रॉन्ग. और उसकी राइट टू प्राइवेसी को ये ऑफेंड कर रहा है. द 2 फिंगर टेस्ट मस्ट नॉट बी कंडक्टेड. क्लियरली कहा गया कि कंडक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. The test is based on incorrect assumption that a sexually active woman cannot be raped. Clear बात है, एक sexually active woman cannot be raped. That is so wrong. Rape is against consent. It is not about previous sexual experience. That was held in this case. Rape is based on consent, whether there was consent or not. But having a test which presumes that a lady who is sexually active cannot be raped is totally a wrong base of assumption. That was held in this case, which is State of Jharkhand versus Shailendra Kumar Rai. X versus Principal Secretary Health and Family Welfare, जहाँ पे Government of NCT of Delhi, जहाँ पे DY चंद्रचूड़ साहब, सूर्यकांत साहब and AS बोपन्ना साहब, the honorable justices decided कि एक 25 साल की महिला आई है जिसकी 23 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, क्या उन्हें हम अलाउ करेंगे टर्मिनेट करने के लिए? क्या वो प्रेगनेंसी अपनी टर्मिनेट कर सकती हैं? क्लियरली उन्होंने कहा कि इट वाज देखो, होता क्या है ना कि कभी भी कोई लॉ पढ़ोगे आप, जब भी आप लॉ पढ़ो, ठीक है, तो आप सोचना कि लॉ को बनाया क्यों गया? लॉ बनाया गया बेनिफिट ऑफ वुमेन के लिए. एक चाइल्ड है जिसको जो कि कंसीव्ड है एंड उसकी मदर नहीं चाहती कि वो इस दुनिया में आए, बट इन टर्म्स ऑफ हर ओन राइट टू प्राइवेसी, उसकी प्राइवेसी है, उसकी लिबर्टी है. ये यहाँ पे कहा गया, द सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट हाई कोर्ट टुक अ नैरो व्यू इन दिस केस एंड फेल्ड टू कंसिडर द अमेंडमेंट ऑफ 2021 जो कि MTP एक्ट में था, जिसमें मैरिड वुमेन को रिप्लेस किया गया था एनी वुमेन, कोई भी वुमेन जिसका हस्बैंड नहीं अब पार्टनर बोला गया है, जिसका पार्टनर के साथ उन्होंने कभी भी सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है और वो चाहती हैं कि अब उसे अबॉर्ट कराना, तो 23 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को भी अबॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हाँ कह दिया गया था.
ये था एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट आयशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसे आप कहते होंगे, क्या कहते होंगे, बुर्का बैन, बुर्का बैन है ना। जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड सुधांशु धुलिया। द हाई कोर्ट टुक अ रॉन्ग पाथ, इट इज अल्टीमेटली अ मैटर ऑफ चॉइस एंड आर्टिकल 19(1)(a इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नथिंग मोर। क्या हुआ है, 6 स्टूडेंट थी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज इन कर्नाटका, उन्हें डिबार कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था, हिजाब पहना था, इसके ऊपर यहाँ पे बात हुई थी। और अब पॉइंट क्या है, दिस ऑर्डर वाज चैलेंज इन कर्नाटका हाई कोर्ट वेयर 3 जज बेंच ऑफ द कोर्ट अपहेल्ड द बैन, उन्होंने बैन को अपहेल्ड किया, अग्री किया, स्टेटिंग दैट वेयरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस, और कहा कि हिजाब पहनना एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट वाज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट बाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। A division bench of the Supreme Court consisting of Justice Hemant Gupta and Justice Sudhanshu Dhulia heard the matter and delivered a split verdict on 13 October 2022। 13 अक्टूबर 2022 को एक स्प्लिट जजमेंट आया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जेकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आप कोविड केस से रिलेट कर सकते हो, जहां पे रिट फाइल किया गया था कि बॉडीली इंटीग्रिटी मेरी डिसीजन है कि मुझे वहां पे वैक्सीन लेना है या नहीं, और ये आर्टिकल 21 में बात किया गया था। 2 जस्टिस थे, एल नागेश्वर राव एंड बी आर गवई। इससे आप याद रखिएगा कि वैक्सीन के बारे में बात किया गया था। और पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू डिटरमाइन हाउ दे शुड लिव देयर ओन लाइफ विच इंक्लूड्स द राइट टू रिफ्यूज टू अंडरगो एनी मेडिकल ट्रीटमेंट। उनकी मर्जी है कि किसी मेडिकल ट्रीटमेंट को अक्वायर करे या डिनाई कर दे, ये बात कही गई थी किसमें, जेकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई, है ना। जस्टिस संजय कौल, किशन कौल, बहुत ही अच्छे जस्टिस हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट है मेरी, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए। एंड MM सुंदरेश जस्टिस, while dealing with the welfare legislation, a purposive interpretation giving the benefit of the needy person को benefit देने की बात की गई है, और taking note of increased number of cases seeking bail mainly because of wrong interpretation of section 170 CRPC, the Supreme Court laid down the guidelines regarding grant of bail। ग्रांट ऑफ बेल के ऊपर ये एक लैंडमार्क केस है सत्येंद्र कुमार वर्सेस CBI के केस में। नेक्स्ट अरुणाचल गौंडर वर्सेस पनुस्वामी, 2 जस्टिस के 2 डिवीजन बेंच बैठा हुआ था, जस्टिस S अब्दुल नजीर एंड कृष्णा मुरारी में। द लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ इनैक्टिंग सेक्शन 14(1) ऑफ द एक्ट वाज टू रेमेडी to the limitation of Hindu women who could not claim absolute interest in the properties inherited by her but only had a life interest। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया the court had to determine whether the commencement of Hindu succession act self acquired property हिंदू मेल की डिवॉल्व करती है उसकी बेटी पे upon the death of her father intestate, और ये डिवॉल्व करेगी उनके फादर के ब्रदर्स के सन पे by survivorship। Court noted that the ancient texts and commentaries written by various learned person and judicial pronouncement, मतलब यहाँ पे कस्टम के ऊपर हम लोग लेके गए, इसलिए कहते हैं कि कस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी भी फैमिली लॉ का। कस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। कस्टम हो गया, यूजेस हो गया, जो प्री डिसाइडेड केसेस है वो सारे आज भी यूज होते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, have recognized the right of several female hire here the wives and the daughters benefit the foremost of them। उसमें ये कहा गया कि several female hair, जो फीमेल हेयर है, जो वाइफ है और जो डॉटर्स है, उनकी राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फॉरमोस्ट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विजय मंदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 3 जजेस की बेंच है, जस्टिस AM खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी एंड CT रवि कुमार, जहां पे कहा गया NDPS एक्ट के बारे में बताया गया, और ये बताया गया कि द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेवरल प्रोविजन लाइक सेक्शन 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, टेकिंग पोजेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, सर्च एंड सीजर, सर्च ऑफ पर्सन, पावर फॉर अरेस्ट, ये सारे के सारे चैलेंज किए गए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट को हटाने के लिए क्या सही है या नहीं है। द कोर्ट अपहेल्ड और चैलेंजेड प्रोविजन ऑफ PMLA। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट ED did not possess police power and as a result did not have to follow police procedure when conducting an inquiry. Further, the court noted that a reverse burden of proof to receive bail was justified in order to counter the heinous crime of money laundering। तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक हीनियस क्राइम है या नहीं है,
और अगर है तो उस केस का नाम क्या है? केस का नाम है विजय मंदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। These cases are very 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 important in the point of view for your exam, so you must note it down। और मेरी क्लास होती है सुबह 11 बजे, आपको हमारे चैनल पे वहाँ पे और भी लैंडमार्क केसेस मिलेंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, उन्हें भी फोकस कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम है पास और मौका है बहुत खास, है ना। तो आई होप दैट यू ऑल have aligned with all the judgments which I have told, and I hope that you're working hard enough for your dreams. So work hard and stay tuned with our channel. Thank you everyone. I hope you have a wonderful day ahead. Namaskar.